चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरी। आपको पता है हमारी कोई भी एसएससी की इनकम है वो 5 हेड्स में डिवाइडेड होती है ना। कोई भी एसएससी जो है उसकी इनकम जो है वो 5 हेड में मैक्सिमम डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट हेड हमारा कौन सा है, ये वाला सैलरी। दूसरा हेड होता है हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड होता है पीजीबीपी। चौथा कैपिटल गेन। पांचवा अदर सोर्सेस। ये कुल मिला के हमारे 5 हेड्स होते हैं। किसी भी एसएससी की जो इनकम है, जैसे मैंने आपको बोला 5 हेड्स में, मतलब 5 कैटेगरी आप बोल सकते हो, 5 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हो सकती है ना, डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब सैलरी हेड में अगर आप इनकम कैलकुलेट करने के लिए बात करो, अगर सैलरी इनकम अगर आप कैलकुलेट करने की बात करो किसी एसएससी की, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट हमारा कंडीशन आप कह सकते हो क्या होता है, रिलेशनशिप। अगर कोई इनकम सैलरी हेड में अगर आप चार्जेबल करना चाहते हो तो उसके लिए पहली शर्त ये होती है, देयर मस्ट बी रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, अब पहली बात तो एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों आपको नहीं पता। एम्प्लॉयर क्या होता है, मान लीजिए हम कहीं पर भी जॉब करते हैं, जिसके पास जॉब करते हैं वो एम्प्लॉयर होता है, तो जो बंदा जॉब करता है, काम करता है, वो एम्प्लॉय होता है। अब आपको कैसे पता लगेगा क्या मैं आपका एम्प्लॉयर हूं या आप मेरे एम्प्लॉय हो? नहीं। वो कैसे पता लगता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि नहीं है? उससे इंपॉर्टेंट बात कैसे पता लगता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, कंट्रोल। पेयर मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द पे, पेयर मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द पे। जो पैसा दे रहा है उसका कंट्रोल होना चाहिए ओवर द पे, ठीक है, उसका कंट्रोल होना चाहिए ओवर द पे। वो कैसे कैसे कंट्रोल हो सकता है किसी बंदे का? अब मान लीजिए, मैं बहुत सारी आपको एग्जांपल दे देता हूं, इसलिए तसल्ली से सुनना, ध्यान से सुनना कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और कंट्रोल में क्या एक्चुअली में लॉजिक क्या है। सैलरी हेड अगर कोई इनकम जाना जाती है, कोई इनकम सैलरी हेड में लेने से पहले आपको क्या सोचना है। मैंने आपको बोला पहली बात, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब संबंध जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला होना चाहिए, संबंध रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको अपने एम्प्लॉयर के कहे मुताबिक आपको सारा काम करना होता है। इट मीन्स पैसे देने वाले का पैसे लेने वाले पर कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल होता है ओवर द पे। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, अब एग्जाम्पल अगर आप पकड़ लो कि सर्विस, मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, ठीक है, आप कहते हो कि ये काम करवाना है, वो कहता है सर इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, वो कहता है इतने पैसे लगेंगे, आप कहते हो ठीक है। क्या वहां पर आपका उस इलेक्ट्रिशियन के ऊपर कंट्रोल है? आप पेयर हो, पेयर मतलब पैसे देने वाला है ना, और सामने वाला पेई है, पैसे लेने वाला। क्या आपका आपके इलेक्ट्रिशियन पे कोई कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है। वो तो एज ए इंडिपेंडेंट एक सर्विस देने आया है आपको, है ना, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन आपको सर्विस देने आया है, सर्विस दे के वो चला जाएगा। पर कंट्रोल थोड़ी ना है। जैसे कि मान लीजिए आपने हमें पैसे दिए, ठीक है, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस देने के बाद आपका हमारे पे किसी तरीके का अभी भी कोई कंट्रोल नहीं है ना। स्टूडेंट का टीचर के ऊपर, या फिर आप कह लो स्कूल वालों, आपका स्कूल वालों के ऊपर या कॉलेज वालों के ऊपर, ठीक है, अब तो आप कॉलेज में हो चुके हो, है ना, तो कॉलेज वालों का आपके ऊपर या आपका, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, है ना, आप पेयर हो, कॉलेज वाले पे ही हैं, तो क्या उनके ऊपर कंट्रोल है आपका? बिल्कुल नहीं है जी, ना हमारे ऊपर कंट्रोल है।
ना ही इलेक्ट्रिशियन के ऊपर कंट्रोल है, ना ही अगर आप प्लम्बर को बुलाते हो, प्लम्बर से सर्विस लेते हो, उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब है ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आती। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है पैसे देने वाले का पैसे लेने वाले पे। ठीक है जी, पैसे देने वाले का पैसे लेने वाले पे कंट्रोल नहीं है। फिर अगर आप किसी कंपनी में, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, तो क्या कंपनी का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी, बाकायदा होगा, है ना। वो अगर कहेंगे कि 1 घंटा फालतू लगा दो, आज काम ज़्यादा है, मान लीजिए बैंक का एम्प्लॉई है कोई, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हो, आज वो समय बदल चुका है, या तो सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं, अगर हैं तो लोग गलत फहमी में जीते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है कि ऐश प्रस्ती। आजकल ऐसा नहीं है, मैक्सिमम स्टेट्स में जहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में भी चाहे आप ले लो, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे जो गवर्नमेंट की बर्डन है, फिक्स ऑब्लिगेशंस हैं, वो उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो उस एरिया में नहीं जाते, पर कंट्रोल तो है ना, वो चाहे तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम लेना चाहे ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई 2 घंटे एक्स्ट्रा के पैसे लगेंगे, है ना। अगर आप इलेक्ट्रीशियन को, अगर आप एक्स्ट्रा काम, आपने मान लीजिए 2 किले एक्स्ट्रा लगाने को बोल दिया, ठीक है जी, मान लीजिए मैंने अपने प्लम्बर को बुलाया, ठीक है, मैंने कहा कि ये टैप जो है वो इसको ठीक करवाना है, और मान लीजिए अपना दूसरी एक और जगह काम करने के लिए बुलाया, ठीक है, उसने ठीक कर दिया, वो दोनों काम ठीक कर दिए, तो मैंने उसको कहा कि यार इसके साथ ये आरओ की एक कैंडल भी लगी हुई है, इसको भी उतार दे। तो जब पेमेंट करने लगा तो कहता है सर इसके इतने रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे जी। क्यों? क्योंकि सर इसको तो आपने पहले बताया ही नहीं था, इसको तो आपने बताया ही नहीं था। तो मतलब क्या हुआ, हमारा बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है उस बंदे के ऊपर, प्लम्बर के ऊपर, ठीक है जी। तो कुल मिला के सैलरी हेड में इनकम चार्जेबल होने के लिए 2 चीजें होना चाहिए। नंबर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों के बीच में। नंबर 2, पेयर का पेई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, पेयर का पेई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है जी। इन द फॉलोइंग एग्जांपल पेयर हैव नो कंट्रोल, ऐसे तो मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल दे ही दी हैं, है ना। इन एग्जांपल में भी आप देख पाओगे कि इन सभी केसेस में भी पेयर का पे के ऊपर कोई किसी तरीके का कंट्रोल है नहीं। कौन कौन से केसेस हैं? पार्टनर, नंबर 1, पार्टनर ऑफ ए फर्म, एक फर्म का पार्टनर है, फर्म से सैलरी ले रहा है, क्या फर्म का उस पार्टनर के ऊपर कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है जी, वो तो मालिक है, वो तो फर्म का ओनर है ना, उसका वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है। डायरेक्टर नॉट वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है डायरेक्टर, तो फिर अगर वो सैलरी ले भी रहा है ना, फिर भी वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, क्योंकि उसका और कंपनी के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कतई नहीं है। नंबर 3, मेंबर पार्लियामेंट, एमपी जो होता है, मेंबर पार्लियामेंट जो है वो सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है जी, पर क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के लिए उसका जवाबदेही है, कोई अकाउंटेबिलिटी है? नहीं, उसकी जवाबदेही तो किसको है? जनता को है। अगर वो अकाउंटेबिलिटी ले तो ना, है ना, अदरवाइज कई तो उनकी अटेंडेंस इतनी होती है, बंदा देख के कहता है वो 5-5 साल में हार्डली 3 या 4 बारी अपना उसमें लोकसभा में घुसते हैं, एंटर करते हैं, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी तो उन लोगों की तो है ही नहीं, छोड़ ही दो उन लोगों की तो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एज ए मेंबर पार्लियामेंट वो सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पर उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, और ना ही कोई कंट्रोल है ना, ना ही कोई कंट्रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर, है कि नहीं। तो मान लीजिए गवर्नमेंट एनडीए की है ना, जो गवर्नमेंट है इस टाइम भारत सरकार जो है वो एनडीए की है, एनडीए अलायंस की है, ठीक है। पर मान लीजिए कोई कांग्रेस का अपना एमपी है या किसी और का, वो क्यों सुनेगा भाई उसकी? पहली बात तो अपने ही नहीं सुनेंगे, अपने पे भी कंट्रोल नहीं है,
क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है जनता का, जिस जनता ने उसे चुना है। ठीक है, इन 3 केसेस में ये जो पार्टनर सैलरी ले रहा है, डायरेक्टर सैलरी ले रहा है और मेंबर पार्लियामेंट जो सैलरी ले रहा है, इन तीनों केसेस में आप कह सकते हो यहाँ पर पेयर का पेई के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये सैलरी हेड में नहीं जाने वाली। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक्रूअल ऑफ सैलरी। सैलरी एक्रू कब होती है? कहते सैलरीज एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2, ये आप रेजिडेंशियल स्टेटस में पॉइंट पढ़ चुके हो, है ना। सेक्शन 9, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, आया याद? इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। कहते सैलरी शैल बी डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ इट इज अर्न इन इंडिया, अर्न अगर इंडिया में हुई है, और इनकम ऑफ द नेचर फॉर, अब या तो फिर वो सर्विस रेंडर इंडिया में करी है, सर्विस मतलब एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में है ही है, तभी अर्न इंडिया में है, मतलब कंपनी इंडिया की है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी के अंदर आप एम्प्लॉयड हो। ठीक है, अगर इंडिया में सर्विस दी है फिर तो वो हो ही गई, इंडिया में अर्निंग हो गई, है ना। दूसरा, एंड द रेस्ट पीरियड और द लीव पीरियड विच इज प्रोसीडेड एंड सक्सीडेड बाय द सर्विसेज रेंडर इन इंडिया एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी चार्जेबल एज इनकम अर्न इन इंडिया। अब कहते हैं, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिंपली इंडिया में ही वो काम कर रहा है। इन शॉर्ट अगर आप बात समझना चाहो आसान तरीके से, इंडिया में ही काम कर रहा है, इंडिया में ही सर्विसेज वगैरह है दे रही है उसने सब कुछ। क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में क्या है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट। कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट पे कर रही है। किसको? सिटीजन ऑफ इंडिया को। किस लिए? उसने सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दी थी, सर्विसेज आउटसाइड इंडिया रेंडर करी थी। ठीक है, तो फिर वो क्या मानी जाएंगी? डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, है ना। एक्चुअली में एक्रू और अराइज कहां हुई थी? विदेश में, फॉरेन में, बट वो क्या मानी जाएंगी? डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्यों मानी जाएंगी डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया? क्योंकि इंप्लॉयर यहां का है, इंप्लॉयर इंडिया का है। ठीक है जी, बेशक अपने सर्विसेज बाहर दी हैं। कहते नोट क्या है, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 कोई भी अलाउंस मिला है, कोई भी परक्विजिट मिला है आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, फुली एग्जाम्प्ट। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, 3 चीजें याद करने वाली हैं, समझने वाली हैं। आप गवर्नमेंट के क्या हो? एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है जी, आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो आउटसाइड इंडिया। गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट का मतलब सेंटर भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है। आप सर्विसेज दे रहे हो देश से बाहर, रेंडर कर रहे हो आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है, अलाउंस मिल रहे हैं, परक्विजिट मिल रहे हैं। अलाउंस परक्विजिट क्या होता है आगे जाके पता लग जाएगा इसी चैप्टर में। सैलरी मिल रही है वो फुली टैक्सेबल है, अलाउंस या परक्विजिट, अलाउंस या परक्विजिट मिल रहे हैं वो फुली एग्जम्प्ट, अलाउंस या परक्विजिट फुली एग्जम्प्ट। ठीक है जी, तो कुल मिला के क्या हुआ, एक्रूअल ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, अगर 2 कैटेगरी आप कह सकते हो। क्लॉज 2 है 9 सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में है, ठीक है, और वो रेंडर भी इंडिया में ही कर रहा है सर्विस। 3 में, क्लॉज 3 में क्या है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, सर्विसेज रेंडर कर रहा है आउटसाइड इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया है, और अलाउंसेज और परक्विजिट्स फुली एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, अलाउंसेज और परक्विजिट्स फुली एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और जो सैलरी होगी वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। डन। बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है यहाँ पे, मतलब सैलरी किस बेसिस पर चार्ज होती है वो हमने वैसे पढ़ ही लिया हुआ है। ठीक है, आप कहोगे कहाँ पढ़ लिया सर, अभी तो पढ़ा, बताता हूँ कैसे पढ़ा। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15 सैलरी का क्या है, कहते फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। ये इनकम जो है चार्जेबल द हेड सैलरी होंगी, कौन कौन सी, कोई भी सैलरी ड्यू हुई है एम्प्लॉयर से, फॉर्मर एम्प्लॉयर से,
टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। मतलब आप अभी जिसके पास जॉब कर रहे हो उससे आपको सैलरी मिली है, पेड हुई है या ड्यू हुई है, मिली है या नहीं मिली, टैक्सेबल हो जाएगी। नंबर 2, प्रीवियस एम्प्लॉयर से, मतलब आप जॉब करके आए, आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज कर ली, तो पिछले एम्प्लॉयर से भी अगर सैलरी कोई इस साल में ड्यू हुई है या रिसीव हुई है वो भी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी हो जाएगी। ठीक है जी, रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई, रिसीव हुई है, आप छोड़ के आगे गुस्से में, ड्यू हो चुकी थी सैलरी, ठीक है, आप एम्प्लॉयर के साथ लड़के आ गए, तो फिर भी चार्जेबल टू टैक्स होगी। कहते भाई साहब गलती आपकी है, सैलरी छोड़ के क्यों आए, ठीक है, तब भी चार्जेबिलिटी अराइज होगी होगी, चाहे आप छोड़ के आ गए वहां पर। नंबर 2, any salary paid or allowed to him in the previous year or on the behalf of an employer or a former employer, though not due or before it become due to him। ये ध्यान से सुनना दोबारा। एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम, कोई आपको सैलरी दी गई, पे कर दी गई, मतलब जेब में आ गई आपकी, या ड्यू कर दी गई, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर में, और ऑन द बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, या तो फिर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे या फॉर्मर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम्स ड्यू टू हिम। ठीक है जी, या फिर ड्यू नहीं हुई या फिर ड्यू हो गई है, चाहे मतलब ड्यू हुई है चाहे नहीं हुई, ड्यू हुई है चाहे ड्यू नहीं हुई। ठीक है जी, मतलब सैलरी पे हुई है या सैलरी अलाउड हुई है आपको प्रीवियस ईयर में, ठीक है, या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे या फॉर्मर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, मतलब जिसके पास अभी आप काम कर रहे हो उसके बिहाफ पे या फिर पिछले एम्प्लॉयर के बिहाफ पे। ठीक है, चाहे वो आपको ड्यू हुई है चाहे नहीं हुई। मतलब क्या हुआ यार, पहले केस में क्या बोल दिया, सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव हुई है या नहीं हुई। दूसरे में क्या बोल दिया, दूसरे में क्या बोल दिया, दूसरे में बोल दिया सैलरी पेड हो गई है, ड्यू हुई है चाहे नहीं हुई। ठीक है, तीसरा, एनी एरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर और ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द अर्लियर प्रीवियस ईयर। मैं आपको एक आसान भाषा समझाता हूं, यहाँ पे आपको जितना, अब देखो क्या होता है, बच्चा इम्पेशंस इम्पेशंस हो जाता है, क्या और सर और करी जा रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी, चाहे आपने चैप्टर किए, सोर्सेज, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, है ना, रेट्स, चाहे रेजिडेंशियल स्टेटस है, जितने भी अभी तक आपने चैप्टर करे, सभी में आपने देखा कि किस तरीके से चल रही होती है कहानी, कॉम्प्लिकेटेड करके चल रही होती है। सेक्शन जो एक्सप्लेन किया होता है कॉम्प्लिकेटेड वे में किया होता है, पर जब आप समरी समझते हो, समरी को मैं आपको लेकर आता हूँ सामने, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ है ही नहीं, पर सारा पढ़ाना भी जरूरी होता है कि नहीं। इसलिए समरी क्या है, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अब आप तीनों को समराइज करके देख लो इसी पॉइंट की लाइन के बेस पर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। चार्जेबिलिटी क्या है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। पहला पॉइंट क्या था, सैलरी, सैलरी क्या कर दी है, ड्यू हो गई है, रिसीव हुई है या नहीं हुई मैटर नहीं करता, ड्यू तो हो गई ना, विच एवर इज अर्लियर ड्यू, टैक्सेबल। दूसरे में क्या बोला इन्होंने, सैलरी रिसीव हो गई है पर ड्यू नहीं हुई, उल्टा कर दिया, ड्यू हुई है चाहे नहीं हुई तब भी टैक्सेबल। तीसरा, एरियर ऑफ सैलरी, मतलब कोई सैलरी बकाया थी पहले वो आपको पहले वाले एम्प्लॉयर से, ठीक है, पहले वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं थी, इफ नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द अर्लियर प्रीवियस ईयर, मतलब पहले वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं हुई तो अब तो पकड़ोगे ही ना, मतलब पहले वो ड्यू भी हो चुकी थी, रिसीव भी हो चुकी थी, बट किसी भी कारणवश टैक्सेबल नहीं हुई, चार्जेबल टू टैक्स नहीं हुई। वो कैसे हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मान लीजिए रिवीजन हो गई सैलरी की, रिवीजन कैसे होती है, एम्प्लॉयर ने
कंप्यूटेशन करी थी सैलरी की, उन्होंने अकाउंटेंट ने रॉन्ग कैलकुलेशन कर दी, एम्प्लॉय बेचारा भोला भाला था ले गया, ठीक है, भोला भाला था ले गया। अब बाद में रिवीजन हुई तो उसको पता लगा इतनी और भी बनती है, तब तक अगला फाइनेंशियल ईयर लग चुका था। तो अब उसको जो अमाउंट मिलेगी, अब उसको जो अमाउंट मिलेगी वो क्या होगी, चार्जेबल हो ही जाएगी, क्योंकि वो रिसीव भी पहले रिसीव हुई थी या नहीं हुई थी, है ना, ड्यू तो हो, ड्यू पहले हो चुकी थी देखा जाए, बट अराइज इस साल हुई है, अराइज इस साल हुई है। तो कुल मिला के समरी क्या हुई, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं कैसे। मान लीजिए मिस्टर ए जो है, क्या लिखा है जी, मिस्टर ए एम्प्लॉयड इन एक्स लिमिटेड फॉर मंथली सैलरी 50,000 पर मंथ, 50,000 per month on 1st of August 2021. Salary becomes payable on 7th day of next month. 7th day of next month. Compute taxable salary for assessment year 22-23। ठीक है जी, असेसमेंट ईयर 22-23 की टैक्सेबल सैलरी फाइंड करिए। अब आप देखिए वो बंदा एम्प्लॉयड कब हुआ, 1 अगस्त 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। ठीक है जी, कौन कौन से महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 8 महीने की सैलरी। अब देखिए यहां पर सभी महीने की सैलरी ड्यू जरूर हो गई, अगस्त के पैसे कब आ गए, यहां पे रिसीव हो गए सितंबर के अक्टूबर में, अक्टूबर के नवंबर में, नवंबर के दिसंबर, दिसंबर के जनवरी, जनवरी के फरवरी, फरवरी के मार्च। बट मार्च के पैसे अभी तक 31 मार्च तक नहीं रिसीव हुए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सैलरी ड्यू कितने महीने की हो गई, ड्यू 8 महीने की हुई, रिसीव 7 महीने की हुई। अब आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं इतना तो कर देता हूं कि 7 महीने की सैलरी ड्यू भी हुई, रिसीव भी हुई, राइट, मतलब 50,000 इंटू 7,
₹3.5 लाख की सैलरी ड्यू भी हो गई, रिसीव भी हो गई। 3.5 लाख की सैलरी ड्यू भी हो गई, रिसीव भी हो गई, नंबर 1। नंबर 2, मार्च की सैलरी, मार्च की सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव नहीं हुई। मार्च की सैलरी ड्यू हो गई पर रिसीव नहीं हुई, तो क्या करना है? हमने क्या बोला था? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो मतलब टैक्सेबल हो जाएगी। 3.5 लाख प्लस 50,000, ₹4 लाख। तो ये हमारी आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 22, 23 ना कि 33। ठीक है जी। टैक्सेबल सैलरी असेसमेंट ईयर 22-23 की कितनी हो गई? ₹4 लाख, क्योंकि 7 महीने की सैलरी ड्यू भी हो गई थी, रिसीव भी हो गई थी। 8वें महीने की सैलरी ड्यू नहीं हुई, रिसीव हो गई, रिसीव नहीं हुई, सॉरी। तो विच एवर इज अर्लियर, टैक्सेबल। ठीक है जी। अब मान लीजिए इसमें मैं एक क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। उन्होंने बोला कि भाई एम्प्लॉई ने अप्रैल की महीने की भी मार्च की तो ले ही ली, अब मार्च और अप्रैल की सैलरी 31 मार्च को ले ली। मार्च और अप्रैल की सैलरी दोनों की कब ले ली? 31 मार्च 22 को ही ले ली। तो यहां पर क्या बदलाव आएगा? पहले नंबर पे तो क्या था? 7 महीने की सैलरी ड्यू भी हो गई, सॉरी 8 महीने की। इस पहले को तो क्या था? 7 महीने की सैलरी ड्यू हुई थी, रिसीव भी हो गई। इस क्वेश्चन में तो क्या हुआ? 8 महीने की सैलरी ड्यू भी हो गई, रिसीव भी हो गई, है ना। मार्च, अगस्त से लेकर मार्च तक की सैलरी ड्यू भी हो गई, रिसीव भी हो गई। मतलब 50,000 इंटू 8, ₹4 लाख की सैलरी उनकी ड्यू भी हो गई, रिसीव भी हो गई। अब बात बची अप्रैल वाली सैलरी, क्या ड्यू हुई? नहीं, अप्रैल की सैलरी ड्यू नहीं हुई इस साल में। यार अप्रैल में भी अगला साल है, अभी कैसे हो सकती है 31 मार्च तक? काम ही नहीं किया। क्या रिसीव हुई? यस, रिसीव हो गई। तो क्या पढ़ा हमने? रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर रिसीव हो गई है, तो ड्यू काम किया या नहीं किया, टैक्सेबल हो जाएगी। तो 50,000 यहां पर भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी हो जाएगी? ₹4.5 लाख। टैक्सेबल सैलरी कितनी हो जाएगी? ₹4,50,000। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, जो वो 3 पॉइंट आप लोग पढ़ रहे थे उसका समरी इतना सही है कि ड्यू और रिसीव विच एवर अर्लियर। ड्यू पहले हो गई तो टैक्सेबल पहले, रिसीव पहले हो गई तो टैक्सेबल पहले। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो अगला साल है, अगला साल कौन सा है? अगला प्रीवियस ईयर है 22-23। क्या 22-23 में अप्रैल वाली सैलरी टैक्सेबल होगी? बिल्कुल नहीं। एक अमाउंट पे 2 बार थोड़ी ना टैक्स लगाओगे, गरीब मार करनी है बेचारे पे, है ना। गरीब मार थोड़ी ना करनी है। तो अप्रैल वाली सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी अगले प्रीवियस ईयर में, अगले असेसमेंट ईयर में, क्योंकि उसके ऊपर वो तो पहले ही चार्जेबल टू टैक्स हो चुकी है। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ले ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। भाई गलत कैसे हो गया यार? अब कॉमन सेंस वाली बात है। आप एक अमाउंट अपने असूल को पूरा, अपने रूल को, अपनी प्रोविजन को पूरा करने के लिए जो एक लाइन लिखी है, उसके लिए आप सामने वाले बंदे के साथ धक्का कर दोगे। आप कहोगे यहाँ पर सर ड्यू हो गई है, रिसीव जब मर्जी हो, हम हमें क्या लेना देना उस लाइन की अगर बात करें, है ना।
तो सीधी सी बात है, अगर ऑलरेडी टैक्सेबल है तो दोबारा नहीं टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, राइट। अगर एक बार टैक्सेबिलिटी अराइज हो चुकी है तो दोबारा नहीं होती कभी भी। अब इसके साथ एक और पॉइंट करवा देता हूँ, हम प्रैक्टिकल पे करने के आई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर स्लैब रेट वाला, स्लैब रेट वाला जो एक्चुअली में कहीं आपको किसी बुक में या स्टडी मैट में नहीं क्वेश्चन दिखाई देगा, जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो दिखाई देता है स्लैब रेट। अब ये स्लैब रेट क्या है, स्लैब या इंक्रीमेंटल आप बोल सकते हो, इंक्रीमेंटल ग्रेड, इंक्रीमेंटल ग्रेड्स, ग्रेड्स भी बोल देते हैं, ग्रेड ऑफ सैलरी को, और क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ सैलरी। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या क्या कहे जा रहे हो आप, ग्रेड का मतलब क्या होता है। अब जरा सुनिए जरा ध्यान से, पहले क्वेश्चन लिखना जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, लिखो जरा। 25,000 स्लैश 1,000 स्लैश 30,000 स्लैश 5,000 स्लैश 50,000, 50,000 के बाद स्लैश है 10,000 स्लैश 1 लाख। ठीक है जी, ध्यान से देखना, 25,000 स्लैश 1,000 स्लैश 30,000 स्लैश 5,000 स्लैश 50,000 स्लैश 10,000 स्लैश 1 लाख। अच्छा जी, सर ऐसे भी होता है, ऐसा क्वेश्चन भी होता है? बिल्कुल होता है जी, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत आसान है। सुनो जरा क्या चीज़ है ये। अब ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं शुरुआत बेसिक स्लैब मतलब बेसिक सैलरी क्या होगी, 25,000 सैलरी। मान लीजिए आप कोई भी जॉब पे अपना एग्जांपल ले लो, उसकी जो एम्प्लॉई की शुरुआत होगी वो 25,000 मंथली सैलरी से होगी, 25,000 मंथली सैलरी से होगी। हर साल मतलब 1 साल बाद आपकी मंथली सैलरी 1,000 बढ़ जाएगी। मतलब पहले साल आपने जॉब करी 25,000, फिर दूसरे साल 26, 27, 28, 29, 30, 6वें साल तक 30,000 हो जाएगी। ठीक है, अब जब 30,000 पहुंच जाएगी तो उसके बाद इंक्रीमेंटल एनुअल कितना होगा, एनुअल इंक्रीमेंटल होगा 5,000 रुपये का। अब 30,000 के बाद अगली सीधी जंप लगेगी, मंथली सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, 30 से 35,000। हर महीने सैलरी नहीं बढ़ेगी, 1 साल बाद मंथली सैलरी 30,000 से 35,000 हो जाएगी। मतलब पहले आपकी सैलरी एक महीने की 30 होती थी, अगले साल से 35,000 हो जाएगी। मतलब एक महीने की सैलरी 35, 2 महीने की 70, समझे ना, एक महीने की 35, 2 की 70, ना कि पहले महीने की 35 फिर अगले की 40 फिर अगले की 45, ऐसा नहीं है ना। वे तो कंपनी पागल हो जाएगी दे दे के सैलरी, है ना। फिर तो बंदा 2 साल में ही स्लैब 1 लाख पे पहुंच जाएगा। इतना आपने देखा कभी, एक बंदे का 25,000 से हुआ वो 2 साल में लाख रुपए हो गई, हर महीने 10 5 5 हज़ार 10 10 हज़ार सैलरी बढ़ी जा रही है। तो कई जगह पे कॉमन सेंस भी लगानी होती है ना, कई जगह पे कॉमन सेंस भी लगानी होती है। कोई शेयर मार्केट थोड़ी ना है कि उठा पटक चलता रहता है। एक शेयर का प्राइस अभी 40 है तो शाम तक 60 हो जाए कोई पता नहीं, है ना, 40 से 4 रुपये हो जाए तब भी कोई पता नहीं। मतलब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होती। तो समझे जी क्या है। ठीक है, 25,000 रुपये शुरुआत है, फिर 1,000, 1 साल बाद 1,000 बढ़ेगी, फिर 5, फिर 10। ठीक है जी, चलिए अब मैं, हो तो ज़्यादा गया है ये, ठीक है, पर फिर भी चलो क्वेश्चन लेंथी चला जाएगा। अब मिस्टर ए जो है एम्प्लॉयड हो गया है एम्प्लॉयड एक्स लिमिटेड ऑन 1 जुलाई
2005, ठीक है। फाइंड टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है जी। अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन, जरा ध्यान से देखना। एक बारी अभी राइट डाउन मत करो, सिर्फ देखो एक बारी। पहली सैलरी उसकी कौन सी डेट से, मतलब पहला स्लैब जो चलेगा 25,000 वाला, 1 जुलाई। ऐसा नहीं है फाइनेंशियल ईयर वाइज होगा, नहीं, पूरे 12 महीने का स्लैब होगा। 1 जुलाई 2005 से लेकर 30 जून 2006, कितना होगा? 25,000, ठीक है जी। फिर मैं अब यहाँ पर एक एक साल बढ़ाता जाता हूँ, 6, 7, 8, 9, ठीक है जी, और 10, यहाँ पर भी 7, 8, 9, 10, 11। अब पहले साल 25 थी, दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्लैब कौन से वाला लगेगा? अब इंक्रीमेंटल हर साल कितना होगा? 5-5 हज़ार का। कब तक? कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक 50,000 नहीं हो जाते। तो अब 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16, 30 के बाद 35, फिर 40, फिर 50, सॉरी 45, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है जी, पहुंच गए 50 पे। ठीक है जी, अब 10-10 हज़ार का स्लैब लगेगा। ये हो गया 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है बच्चों, प्रीवियस ईयर मतलब, ना कि असेसमेंट ईयर। 20, 21, अब यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ मैं। 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022, ठीक है जी। चलिए अब मैं फटाफट लिखता हूँ। 50 के बाद 60, 70, 80, गड़बड़ी हो गई, 90, 1 लाख, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। 1 लाख की जगह पे 1,50,000 कर देता हूँ, ठीक है जी। 1,50,000 कि मतलब 50,000 के बाद एक एक साल बाद 10-10 हज़ार बढ़ेगी, जब तक 1,50,000 नहीं हो जाती। तो यहाँ पर 1 लाख के बाद 1,10,000, ठीक है जी, और इसके बाद 1,20,000। क्लियर है जी। पर ये तो हो गया जी स्लैब बनाने का तरीका। ये बहुत इतना लंबा नहीं आएगा जितना एक्चुअली में मैंने एग्जांपल में ले लिया, ठीक है। अब आपको सैलरी कौन से प्रीवियस ईयर की निकालनी है? 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक? 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, ठीक है जी।
ये कहाँ फॉल कर रहे हैं, इधर और इधर फॉल कर रहे हैं, है कि नहीं, यहाँ पे फॉल कर रहे हैं ना। मतलब नंबर 1, 1 जुलाई, नहीं सॉरी, हमें जुलाई थोड़ी ना देना है, 1/4/2021 से लेकर 30 जून 2021, कितने महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। इन 3 महीने में बंदे की सैलरी कितनी है, 1,10,000 पर मंथ। ये कैसे पता लगा मुझे यार, 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की उसकी सैलरी कितनी थी, 1,10,000। हमें तो कौन से चाहिए, 1/4/21 से 31 मार्च 22 की चाहिए। तो 1/4/21 से 30 जून 2021 तक उसकी मंथली सैलरी कितनी है, 1,10,000। तो 1,10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3,30,000। नंबर 2, अब कितना बचा, अब रिमेनिंग जो पीरियड बचा, रिमेनिंग पीरियड कौन सा बचा, 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच का जो टाइम पीरियड है, कितने महीने हो गए। और ऐसे यार 12 महीने टोटल साल में होते हैं, उसमें बंदे की साल की सैलरी निकालनी है, 3 निकाल चुके हैं, तो बाकी कितने बचे, 9 ही बचेंगे ना। तो 9 एट द रेट ऑफ, यहाँ पर स्लैब कितना है, 1,20,000, 1,20,000 इंटू 9, 10,80,000, 14,10,000। ठीक है जी, 14,10,000 ये बंदे की टैक्सेबल सैलरी हो गई। ठीक है जी, अब फटाफट क्वेश्चन कॉपी कर लिए, सॉल्यूशन भी कॉपी कर लो, फिर मैं आपको ये आपका क्वेश्चन हो गया जी, और जूम कर देता हूँ। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन, यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू हो गया। इतना लेंथी कभी भी नहीं एग्जाम में आता होता वैसे तो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6-7 साल का निकालने को आ सकता है, मैंने तो फिर भी कितना आपको करवा दिया, तकरीबन तकरीबन 15 सालों का निकाल लिया आपने, है ना, 15 से भी 17। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया ग्रेड वाला। अब उसके बाद छोटा सा पॉइंट, छोटे छोटे 2-3 पॉइंट हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल, सरेंडर या वेवर ऑफ सैलरी क्या होता है, सरेंडर ऑफ सैलरी या वेवर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है। कहते व्हेन एन एम्प्लॉई सरेंडर्स हिज सैलरी टू द क्रेडिट, अगर एक एम्प्लॉई सरेंडर कर देता है, क्रेडिट मतलब खाते में छोड़ देता है,
क्रेडिट कर देता है सैलरी किसको, टू द क्रेडिट ऑफ सीजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर द वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961। इस एक्ट के तहत जो भी प्रोविजन है उसकी अपनी जो सैलरी है वो सरेंडर कर देता है, छोड़ देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में। तो फिर जो भी अमाउंट सरेंडर करता है वो सैलरी एक्सक्लूड हो जाएगी उसकी सैलरी हेड इनकम से, मतलब चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। पर इफ इट वॉज नेवर ड्यू टू द एम्प्लॉय, मतलब ड्यू होने से पहले ही उसने अपनी सैलरी क्या कर दी है, सरेंडर कर दी है। ड्यू होने से पहले उसने अपनी सैलरी सरेंडर कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ड्यू हो गई तो टैक्सेबल भी हो गई, ड्यू हो गई तो टैक्सेबल भी हो गई। अगर ड्यू होने से पहले ही वो बंदा कहता है कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में, ठीक है, एज पर द सरेंडर ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961, तो फिर क्या होगा, वो सैलरी चार्जेबल टू टैक्स उसको नहीं होगी। अगर ड्यू होने के बाद ऐसा कुछ करता है तो फिर टैक्सेबल होनी है। ठीक है जी। अगला है वेवर। वेवर और सरेंडर का मतलब वैसे अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे सेम ही होता है। वेवर, देयर मे बी सम केसेस इन विच एम्प्लॉय मे वेव हिज सैलरी, है ना, छोड़ सकता है, त्याग सकता है अपनी सैलरी, चाहे वो पूरी छोड़ दे चाहे वो आधी छोड़ दे। जैसे आपने देखा होगा 2020 में, 21 में, खास करके 2020 में लोगों ने, एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी हद तक, मतलब किसी ने अपनी 1 महीने की सैलरी, है ना, कोविड पेशेंट के लिए अपना छोड़ी त्यागी, वेव कर दी। किसी ने कहा गवर्नमेंट, जैसे कि अब मान लीजिए इंडियन रेलवे ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई आप अपनी जो 1 हफ्ते की सैलरी है आप क्या करिए, सरेंडर कर, वेव कर दीजिए, वेव कर दीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में। तो उस केस में क्या होगा, उन्होंने इस पार्ट ऑफ द सैलरी वेव करी है। कहते इन सच केस वेयर इनकम हैज बीन एक्रूड बट इज सब्सिक्वेंटली गिवन अप, ड्यू होने के बाद उन्होंने वेव ऑफ करी है, तो फिर क्या होगा, इट रिमेन इनकम ऑफ द रिसिपिएंट। ठीक है ना, वो उनके हेड्स में टैक्सेबल हुई थी। ठीक है, द वॉलंटरी फोरगोइंग ऑफ सैलरी बाय द एम्प्लॉय ड्यू टू हिम इज नॉर्मली मेयर एप्लीकेशन। ये क्या है, मेयर एप्लीकेशन। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता था, आपने जो पैसा कमाया है उसको जगह पे खर्च कर दिया, दैट इज एप्लीकेशन। डाइवर्जन का मतलब कुछ और होता था, आपको याद होगा, है ना, इनकम डाइवर्ट कर दी है इधर से उधर, अपनी इनकम से किसी और के अकाउंट में चार्जेबल करवा दी है। यहाँ पे तो अप्लाई की है, अप्लाई का मतलब खर्च की है, इन्वेस्ट करी है ना। आपको याद होगा हमने पढ़ा था ग्रेटिशियस भी हो सकती है, नॉन ग्रेटिशियस भी हो सकती है ना, जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम होती है। इसीलिए सरेंडर या वेवर में एक सिंपल बात याद रखिए, अगर सरेंडर या वेवर कुछ भी जो किया है अगर ड्यू होने से पहले किया है तो आपकी एग्जाम्पशन हो सकती है अराइज, अगर ड्यू होने के बाद आपने वेव या सरेंडर करी है तो टैक्सेबल हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है जी, एग्जाम्पल छोड़ दीजिए चाहे, मैंने आपको बता ही दिया। और नेक्स्ट है टैक्स फ्री सैलरी। क्या होता है टैक्स फ्री सैलरी? टैक्स फ्री सैलरी, दिस इज इन अदर वर्ड्स मीन्स द एम्प्लॉयर बियर्स। टैक्स फ्री सैलरी नाम की कोई चीज़ होती नहीं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, टैक्स तो देना ही पड़ता है ना। चाहे आप नॉर्मल एम्प्लॉई हो, किसी के भी अंडर काम करते हो, तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो कहते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है टैक्स, आपका एम्प्लॉयर बियर कर रहा है टैक्स, आपको माफ नहीं किया जा रहा। द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द सैलरी of the employee, such tax paid by the employer on the behalf of employee shall be added in the income of the employee। अब देखा जाए, ये आगे जाके आपको पता लग जाएगा ये ऑब्लिगेशन थी किसकी। आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, एम्प्लॉयर कहता है आपको टैक्स नहीं देना, है ना, एम्प्लॉयर कहता है आपको टैक्स नहीं देना, आप सोच के बैठे हो कि आपको टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है,
है ना, आपको टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है। ये नहीं पता उसने खिलाड़ी ने आपकी टैक्स का कैलकुलेशन पहले ही लगा लिया है और उसके अंडर पहले ही एडजस्ट कर दिया हुआ है। मतलब आपको उन्होंने बोला सपोज कीजिए 5.5 लाख रुपए आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए उसके ऊपर टैक्स बनता था 50,000 रुपये, अगर इन्हें पहले ही सोच के रखा था 6 लाख टोटल हमें खर्च करने हैं, 5.5 लाख रुपये इसको पकड़ाएंगे, जेब में देंगे, इसकी 50,000 रुपये सरकार को टैक्स दे देंगे, है ना। तो देखा जाए आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी, सैलरी इनकम आपकी 6 लाख होगी ना कि 5.5 लाख, क्योंकि इनकम 6 लाख रुपए है ना कि 5.5 लाख। ठीक है, ये क्या है, ये है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई दैट हैज बीन डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। ये आगे जाके आप टॉपिक पढ़ोगे कि भाई ऑब्लिगेशन जो है एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर ने अगर पे करी तो वो एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाएगी, एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाएगी। अगर मान लीजिए कोई बिल एम्प्लॉय के घर का है, बिजली का बिल है या पानी का बिल है, किसी भी चीज़ का बिल है, ठीक है जी, कोई भी एम्प्लॉय का बिल था वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो वो एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। ऐसे ही अगर टैक्स फ्री सैलरी आपको मिलती है तो समझो जो टैक्स पे कर रहा है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अब एम्प्लॉयर जो टैक्स पे कर रहा है वो आपकी एसएससी की इंडिविजुअल उसकी एम्प्लॉय की क्या हो जाएगी, इनकम बन जाएगी। एज पर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सीसी, इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द नॉन मॉनेटरी रिक्विजिट्स ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय वुड बी एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है जी। वो कैसे, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। ठीक है जी, इनकम टैक्स जो पे किया है ये आगे जाके टॉपिक आ जाएगा, फुल फ्लैज आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं सैलरी हेड का परफॉर्मा क्या होता है, सैलरी मतलब कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारी प्रोविजंस हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से आगे भी पढ़ते रहिएगा पूरे चैप्टर में। लेंथी जरूर है, ठीक है जी, चैप्टर आसान है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, इजी ज़्यादा है, लेंथी बहुत ही ज़्यादा है, जितना इजी है उतना ज़्यादा लेंथी भी है। ठीक है जी, इसलिए और सबसे बड़ी बात, ये इकलौता चैप्टर है जिसमें मेरे से ज़्यादा रोल आपका है, टीचर से ज़्यादा रोल स्टूडेंट का है। मैं आपको खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ, 75% रोल आपका है, सिर्फ 25% मेरा है। बहुत सारी जगह पे मेरी आर्ट जो इस्तेमाल होगी टीचर की, यहाँ पर सैलरी में आर्ट सिर्फ 25% इस्तेमाल होती है, 75% आर्ट जो है वो स्टूडेंट की एक्चुअली में आर्ट नहीं है, क्रैमिंग है। मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो ये इकलौते चैप्टर में बहुत ज़्यादा एक्चुअली में क्रैमिंग है। जैसे आप डिडक्शन चैप्टर लगा लेना आगे जाके, डिडक्शन में भी पूरी रट्टेबाजी है, टीडीएस में भी पूरी बहुत ज़्यादा लेवल पर रट्टेबाजी है ना। ऐसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रोविज़न जो है वो क्रैम करनी होती हैं, रट्टेबाजी मारनी पड़ती है। चलो आगे जाके देखेंगे, पता लग जाएगा। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स, परक्विजिट्स टैक्सेबल परक्विजिट्स, प्लस प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कोई मिला है, प्लस रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिला है उसकी टैक्सेबल वैल्यू वो ऐड हो जाएगा, प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ फंड्स, मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वगैरह, प्लस इंटरेस्ट कोई मिला है आरपीएफ के ऊपर, ये कितना एग्जाम्प्ट है कितना टैक्सेबल है, ये आगे जाके पूरे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा यहाँ पर। इंटरेस्ट ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट है ना, रुचि वाला इंटरेस्ट। ठीक है जी। और इन सबको ऐड करने के बाद मतलब बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस प्लस परक्विजिट प्लस जो फंड्स के जो पैसे मिले हैं ना, कंट्रीब्यूशन हुआ, उसका ब्याज हुआ, इन सबको मिला के जो वैल्यू आई, ठीक है, उसको मिला के जो वैल्यू आई उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। उन सबको ऐड करके जो वैल्यू आई उसको क्या बोलते हैं, सैलरी, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन हम दो करेंगे लेस, एक सेक्शन 16 सेक्शन की दो डिडक्शन होती है,
एक क्लॉज 1 एक क्लॉज 2। क्लॉज 1 क्या है? क्लॉज 1 आपकी होती है प्रोफेशनल टैक्स की, एक होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्लॉज 2 होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है। डायरेक्शन सेक्शन 16 में दो होती हैं, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस की, एक होती है आपकी किस चीज की? प्रोफेशनल टैक्स की। ठीक है। इसका भी आगे जाके जब प्रक्विजिट करेंगे तो वहां पर पता लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो ये लेस करने के बाद फाइनली जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं टैक्सेबल सैलरी। उसको बोलते हैं टैक्सेबल सैलरी। अब ध्यान से सुनना, मैं दो चीजें एक्सप्लेन करता हूं, इसको नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे। एक तो हमने पढ़ा, तीन चीजें हैं मेनली, तीन नहीं चार लगा लीजिए आप, चार चीजें हैं मोटी मोटी। एक है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो बेस सैलरी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तय करी। दूसरा होता है अलाउंस। तीसरा होता है प्रक्विजिट्स। चौथा होता है रिटायरमेंट बेनिफिट। मोटी मोटी चार चीजें, बेसिक सैलरी, अलाउंस क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला मैं आपको रहने के लिए मकान कहीं पर भी आप रेंट किराए पे ले लीजिए, मैं आपको उसके लिए 5,000 रुपये मंथली दूंगा। दैट इज अलाउंस। दैट इज अलाउंस, भत्ता। एम्प्लॉयर ने कहा आप जिम लग जाइए, मैं आपको जिम के लिए 500 रुपये दूंगा मंथली, 1,000 रुपये दूंगा, 2,000 रुपये दूंगा। ठीक है। मतलब क्या है? जिसमें मॉनेटरी पेमेंट फिक्स कर दी जाए कि 1,000 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, है ना, 5,000, 10,000, 50,000। दैट इज कॉल्ड अलाउंस। मॉनेटरी पेमेंट, फिक्स मॉनेटरी पेमेंट, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, वैसे मंथली होती है नॉर्मली, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? अलाउंस। जैसे मान लीजिए यार, आपके पेरेंट्स जब आप छोटे होते थे तो कहते थे बेटा क्या करना है, पहले आपको ऑप्शन देते थे। अब कई बच्चे जो बहुत खतरनाक लेवल के होते हैं, ठीक है, वो उनको जितने मर्जी पेरेंट्स खाने पीने को सामान दिला दें, उनको फिर भी पैसे चाहिए, पापा पैसे, है ना। तो कई पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए कहते हैं भाई ले पकड़ अपनी पॉकेट मनी, है ना, चाहे इससे जो मर्जी ले, तेरी मर्जी है भाई, हमारी जान मत खा। तो वो क्या है? अलाउंस है, अलाउंस। ठीक है जी। एक होता है परक्विजिट। परक्विजिट क्या होता है? नॉन मॉनिटरी पेमेंट। फैसिलिटी, फैसिलिटीज, फैसिलिटीज मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि भाई तेरे को रहना है ना, मैं घर लेके देता हूँ। तेरे को जिम में डोले शोले बढ़ाने हैं ना, है ना, सेहत बनानी है, सेहत बढ़िया करनी है, मैं तेरे को जिम लगवा देता हूँ। और बता, तेरे को कोई स्वीपर चाहिए, गार्डनर चाहिए, वॉचमैन चाहिए, मैं लगवा देता हूँ। तेरे को लैपटॉप चाहिए, मैं दे देता हूँ। तेरे को कार चाहिए, बाइक चाहिए, मैं लेके दे देता हूँ, है ना, कंपनी देगी। तेरे को घर रहने को चाहिए, मैं लेके दे देता हूँ। मतलब फैसिलिटी। जैसे आपके घर वाले आपको छोटे होते कहते थे कि बेटा पैसे नहीं मिलेंगे, साथ चल, जो लेना है ले ले, जो लेना है ले ले। दैट इज कॉल्ड परक्विजिट्स। उसको क्या बोला जाता है? परक्विजिट। ठीक है जी। उसमें पैसे तो नहीं देते, घर वाले आपको पैसे तो नहीं देते थे, आपको खाने पीने को जो भी आपको सामान लेना होता था वो सामान लेके दे देते थे। क्या उस सामान की मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती? जो आपको चीजें लेकर देते हैं पेरेंट्स, क्या उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती क्या कोई? बिल्कुल होती है जी, है ना, मॉनेटरी वैल्यू होती है। अब उसी को ही हमें डिटरमाइन करना है एज पर द इनकम टैक्स रूल्स 1962। अगर आपको याद होगा, हमने जब सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स पढ़ा तो मैंने आपको बताया परक्विजिट की वैल्यूएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल्स 1962 होती है। तो वही रूल्स का इस्तेमाल यहाँ पर होगा अब, है ना। तो परक्विजिट्स की जो कंप्यूटेशन वैल्यूएशन करेंगे वो इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अकॉर्डिंग करेंगे कि भाई ये मकान जो रहने को दिया है उसकी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल 1962 के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू बनती है, मॉनेटरी वैल्यू कितनी बनती है, 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, कितनी बनती है। तीसरे नंबर पे होता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? जब आप रिटायर हुए तो एम्प्लॉयर आपको जो भी कुछ देता है उसकी टैक्सेबिलिटी निकाली जाएगी, है ना। पेंशन हो सकती है, ग्रेचुटी हो सकती है ना, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो सकता है,
वॉलंटरी रिटायरमेंट के पैसे हो सकते हैं, VRS कई बार जब बंदा लेता है तो उसके पैसे हो सकते हैं। तो उसमें पहले ही लिमिटें तय की गई हैं कि इतना अगर आप लोगे तो इतना एग्जाम्प्ट होगा, इतना टैक्सेबल होगा। ठीक है, वो सब कुछ पढ़ना है हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है जी, ये अलाउंस, परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं। ठीक है जी, इनको यहाँ पर समरी लिखी दी है ना। अलाउंस क्या है, कैश में, रिक्विजिट इन काइंड में है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया अलाउंस का, हाउस रेंट अलाउंस, इतने सारे अलाउंस की एग्जाम्पल दे दी। और इसमें रेंट फ्री एकोमोडेशन है, मकान रहने को दे दिया। और टैक्सेबिलिटी कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जितना रिसीव हुआ है, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि आपको अपना मिला कितना, 5,000 रुपये, ठीक है, महीने का, उसमें से आपको एग्जाम्प्ट माइनस करना है। मान लीजिए एग्जाम्प्ट कितना है, 2,000 रुपये, तो टैक्सेबल कितना हो गया, 3,000। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त आपको टर्म बताने लगा हूँ, बेनिफिट। ये आप पहले लेक्चर में ही बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर तक काम आएगा, इसको लिख लो। ठीक है जी, याद रखोगे ज़िंदगी भर जब तक इनकम टैक्स पढ़ोगे। जहाँ पर सैलरी में स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, वहाँ पर बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बोला, आपको अलाउंस मिला कितना, 5,000, 5,000 रिसीव हुआ। आप कहोगे बेनिफिट तो 5,000 का ही हुआ है, बिल्कुल 5,000 का हुआ है बेनिफिट, पर सरकार ने खुद बोला है स्पेसिफिक लिमिट। मान लीजिए एग्जाम्पल, 2,000 रुपये फिक्स नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कहीं कहो सर आपने कहा था, आपने ही तो कहा था कि 2,000 रुपये एग्जाम्प्ट है ना। तो 2,000 रुपये एग्जाम्प्ट हुआ तो टैक्सेबल कितना हुआ, 3,000। बेनिफिट बेशक 5 का हुआ, फ़ायदा 5 का हुआ। एम्प्लॉयर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर ने जो आपको मकान रहने को दिया था उसकी मान लीजिए कीमत 5,000 रुपये है, तो टैक्सेबल भी 5 होना चाहिए था, पर सरकार ने खुद कहा है कि 2,000 रुपये तक एग्जाम्प्ट है। ठीक है यार, आपने खुद ही कह दिया कि 2,000 एग्जाम्प्ट है, तो ठीक है एग्जाम्प्ट है, फिर बाकी टैक्सेबल हो गया 3,000। तो बेनिफिट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट कितना हुआ, 3,000। अब मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट में उसके बारे में बोला हुआ है कि नहीं ये एग्जाम्प्ट नहीं है, तो बेनिफिट कितने का हुआ, 5,000 का, टैक्सेबल 5,000। ये चीज़ है। अब ऐसे ही परक्विजिट में आप क्या करोगे, टैक्सेबल अमाउंट निकालोगे। ठीक है, मतलब मकान की वैल्यू इतनी निकालोगे। जैसे कि मैंने अलाउंस में बोला कि अलाउंस आपको मिला कितना, 5,000, एग्जाम्प्ट बोला उन्होंने 2,000, तो टैक्सेबल 3 हो गया। ऐसे ही परक्विजिट में आप वैल्यू निकालोगे। अब मान लीजिए वो वैल्यू कितनी आई, 5,000 आई। जो मकान आप रह रहे थे जिसमें, उसमें वैल्यू कितनी आई, 5,000, तो टैक्सेबल 5,000 ही हो जाएगी। मतलब यार अलाउंस में रिसीव माइनस एग्जाम्प्ट टैक्सेबल होता है, यहाँ पर आप टैक्सेबल ही निकालोगे। यहाँ पे माइनस एग्जाम्प्ट रिसीव थोड़ी ना हुआ है, यहाँ पे तो मकान रहने को दे दिया, कार यूज़ करने को दे दी, तो यहाँ पे सीधा ही टैक्सेबल निकालेंगे। ठीक है जी।